Prajapati. My subject is biology. I am one of the director of Plasma Institute Private Limited. हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के राकेश पटेल सर, फिजिक्स के पंकज पटेल सर, हम 3 पार्टनर हैं. हमारा 30 का स्टाफ है. हमारे इंस्टीट्यूट में 9 to 12 हम नीट जेडब्ल्यू बेस्ड वर्क करवाते हैं. 9th 10th में जो सिलेक्टेड एडमिशन हम देते हैं उसके पीछे 9th स्टैंडर्ड का सपोज एक चैप्टर ले लो, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, 10th स्टैंडर्ड में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी टॉपिक हो उसको हम 11th 12th के बेस तक जाते हैं. और ये जरूरी है. आपको अगर 2 साल मिले नीट क्रैक करने के लिए और अगर 4 साल मिले काफी फर्क पड़ेगा. और ऐसे ही इस साल के हमारे टॉपर प्रथम शाह को हमने इनवाइट किया है. हम कुछ बातें शेयर करेंगे जो इस 2023 में जो नीट की एग्जाम देंगे, किसी स्टूडेंट जो ड्रॉपर कर रहे हैं, ड्रॉपर बैच में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी कुछ शेयर करेंगे. और जो स्टूडेंट 9th 10th में 11th में, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू. सो वेलकम टू प्रथम शाह. फर्स्ट हम बायोलॉजी की बात करेंगे. बायोलॉजी में मैक्सिमम टाइम आपको एनसीईआरटी का रीडिंग करना होगा. और जब भी आप एनसीईआरटी को रीड करो तब फुली फोकस होकर एक एक लाइन में से आपको क्वेश्चन दिमाग में बनाना है. एक अगर पेन से आप क्वेश्चन बनाते रहते हो, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू ये टाइप, तो अच्छा रहता है. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस उससे ब्रेक हो सकता है तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन जब रीड करो तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस बनाओ. और एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को लिंक भी करना आना चाहिए. अब जैसे आपकी फॉर एग्जांपल बात करें 12th में आते हैं फर्स्ट जो चैप्टर्स, उसका लिंक आप कर सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के चैप्टर से. जब भी आप एमसीक्यूज बनाते हो तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन, आपको एक एग्जामिनर बन जाना है कि आप एग्जामिनर हो और आपको क्वेश्चन देने हैं, तो आपको उस टाइप से आपको एग्जामिनर का अप्रोच पकड़ना है. अब एनसीईआरटी को कैसे रीड करनी है, तो एक एक लाइन को रीड करो, फिर एक एक चैप्टर जब खत्म हो तो उसके आपकी जो रेफरेंस बुक्स होगी बेस्ट रहती है, फिंगर टिप जो बुक रहती है एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो वो आप फॉलो करो. फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो उसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको ये आइडिया रहेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं. अब अगर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वाले जो चैप्टर्स है उसमें से आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जांपल बेस्ड होते हैं, टेबल्स में से आते हैं. तो वो आइडिया आपको तब आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिंगर टिप्स फॉलो कर लोगे, तो आपका अच्छे से आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चंस कैसा एग्जामिनर पूछता है. अगर आप ये नहीं करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करोगे, तो क्वेश्चंस आप जब आएंगे तब आप कर नहीं पाओगे. क्वेश्चंस को सिर्फ थियरी नहीं करने के, उसको अप्लाई भी करना सीखना है आपको. अब पूरी बायोलॉजी की आपकी एनसीईआरटी ऑन द फिंगर टिप्स होनी चाहिए और टू द पॉइंट आपको पूरी रीड होनी चाहिए. एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है. और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आपको उसको इतनी बार रीड करें जो चैप्टर आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो आएगा, ऐसा भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर रीड करना है. अगर आप कोई चैप्टर को ऐसा छोड़ोगे मेरे को ये तो आता ही है और नीट के 1 मंथ 2 मंथ के पहले उसको एक बार रिवाइज नहीं किया, तो नीट में जब उसका क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली उसको रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि आपको वो पाइल अप हो गया आपका नीचे. जो आपने ऊपर रिवाइज किया वो सब ऊपर है, लेकिन जो नीचे आपने पहले रिवाइज किया था वो नहीं किया है. रिवीजन इज द बेस्ट की टू क्रैक द नीट. रिवीजन आप नहीं करोगे तो बायोलॉजी में तो आप कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बायोलॉजी पूरा आपको रीडिंग बेस्ड है. समझना तो है, जैसे डीएनए वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन आपको पूरा समझना है, समझना तो है, लेकिन आपको रीडिंग भी उतना ही करना है उसका जितना आप उसको समझते हो. समझ के रीडिंग करना है पूरा, एक एक पॉइंट आपको समझना है. अगर आप उसको रटने बैठोगे तो रटने तक बहुत टाइम लगेगा और आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि टोटल 38 चैप्टर्स होती है और टोटल 2 बुक्स आती है 11th और 12th की, तो वो इम्पॉसिबल है. थोड़ा समझो और एग्जांपल्स को आपको रटना है. अब रटना कैसे, उसके लिए आपको बार बार उसको रीड करना है. बस आपको लगता है कि आज मेरा टेस्ट है, वो टेस्ट के लिए सुबह में आप 1 to जो 7 चैप्टर्स है 11th के जो पूरा रीडिंग है उसके सारे एग्जांपल्स रीड करो. जितनी भी बार टेस्ट हो रहा है आपके इंस्टीट्यूट में बार बार उसको आप रीड, बार बार आप एग्जांपल्स देखो. आपको नीट का जो पेपर दोगे तब आपको क्वेश्चन देख के पूरा एग्जांपल याद आ जाएगा, उतनी आपको रिवाइज होना चाहिए. और उसका टेस्टिंग आपका मॉक टेस्ट में हो ही जाएगा. अभी तो आप दे रहे हो पार्ट टाइम टेस्ट जो भी आपके चैप्टर वाइज होते हैं, लेकिन जो आपका नीट के 1 मंथ पहले जो आप 10-15 जो फुल टेस्ट दोगे उसमें आप देख लेना, आपको जब जो एग्जांपल लग रही थी कभी भी नहीं होगी वो एग्जांपल भी आप आराम से क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करोगे. जब आप उसको बार बार, अब उसी ट्रिक, कुछ लोग कुछ बच्चे उसकी ट्रिक्स बनाते हैं. देखो ट्रिक्स सबकी नहीं बनानी, क्योंकि आप एक तो ट्रिक याद करोगे, ट्रिक पे से वापस एग्जांपल्स बनाने, तो ट्रिक भी याद की, एग्जांपल भी याद किए उसके ऊपर से. उससे अच्छा एग्जांपल डायरेक्ट बार बार रीड करो, आप ये कभी नहीं भूलोगे. एग्जैक्टली. देखो 2-3 चीज प्रथम ने एग्जैक्टली ये बोली है कि जैसे कि यू हैव टू इंटरकनेक्ट
दी चैप्टर्स, जैसे 11th का कनेक्शन 12th के चैप्टर से, या फिर 11th स्टैंडर्ड के 2 चैप्टर का कनेक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपका क्लियर ना हुआ हो तो, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड और नॉन, which bond is synthesized in rough endoplasmic reticulum। तो बुक में ये लाइन कहीं पे भी नहीं दी है कि भाई कौन सा बॉन्ड बनेगा, बट आपको पता है इन 9 चैप्टर कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्रोटीन में होगा, और 8 चैप्टर में जो है कि भाई RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट, एग्जैक्टली। तो आप समझे 2 चैप्टर का कनेक्शन हुआ, और यही पॉइंट जो प्रथम ने बोलना चाहा। सेकंड पॉइंट जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, आप कई लोग ये नहीं समझते कि भाई PYQ भी नेसेसरी नहीं है, नहीं, इट इज कंपलसरी, PYQ कंपलसरी, उसको आप सॉल्व कर पाओगे तो आपका दिमाग नीट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन तक पहुंचा, ये प्रूफ होगा। बाकी आप देखो भाई सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये नहीं चलेगा। एक एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, प्रीवियस 4-5 साल के पेपर्स क्वेश्चन बाइफरगेट करो, फर्स्ट चैप्टर के ये है, और आपकी कई सारी पब्लिकेशन है। और अवॉइड टू रीड अननेसेसरी बुक, जैसे प्रथम ने बोला कि भाई फिंगर टिप्स जो है वो एनसीईआरटी की एक लाइन को कवर कर रही है, तो ऐसे प्रॉपर बुक का नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर आप एग्जाम के अगले दिन पे एररलेस बैठ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें आपका बर्डन इंक्रीज होगा, ओवरलोड होगा, और ओवरलोड से आपका डिप्रेशन होगा, और स्ट्रेस होगा तो आपका काम नहीं होगा। सो अननेसेसरी बुक का रीडिंग अवॉइड करो। और मैंने बोला कि आपको प्रॉपर, अभी प्रथम ने बोला ना कि प्रॉपर कौन से पेज पे, कौन से चैप्टर में, कौन सी लाइन पे, कहां पे ये वर्ड है, जैसे कि ओटी है तो ऑन द स्पॉट आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड याद आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बायोलॉजी में तब आप 1 घंटे में कवर कर पाओगे, बिकॉज 1 घंटे में 90 क्वेश्चन कंपलसरी कवर करने हैं। ओके, तो वो कब होगी, जब आपकी कमांड होगी एक एक वर्ड पे, और 38 चैप्टर्स है, 38 चैप्टर आप अगले दिन पे रीड कर पाओगे, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे 10 to 11 चैप्टर्स रखो जो आपको रिवाइज करने का, जैसे कि एग्जांपल है लाइक चैप्टर नंबर 2 11th स्टैंडर्ड का, चैप्टर 3, 4, 5, कितने एग्जांपल्स है। ओके, वो सपोज ले लो फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें स्पीसीज बोले तो आपको ऑन द स्पॉट याद आना चाहिए कि भाई ये स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, क्या है। ओके, और फ्रेंड्स ग्रुप होना चाहिए, फ्रेंड्स ग्रुप रखो, बट कैसा रखो, ये डिस्कस करे ऐसा कि भाई अंदर अंदर क्वेश्चन पूछो, अब एक दूसरे को पूछो भाई ये कैनेडी क्या है, कैट आएगा, डॉग आएगा, ऐसे ऑर्डर है, स्पीसीज है, क्लास है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछो। 1 घंटे में आप आराम से 200 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हो। ट्रिक यूज करो, बट ट्रिक ऐसे चैप्टर में करो, राइट, कि भाई जो काम में, जैसे कि बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है एमाइनो एसिड, कि भाई नॉन पोलर, देन पोलर न्यूट्रल, देन पोलर और पॉजिटिव, पोलर और नेगेटिव। मेरे कई सारे स्टूडेंट मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आते हैं और वो बोलते हैं सर आपकी ट्रिक तो अभी याद है, जैसे कि नॉन पोलर में अमी, प्रोफिट, ILV, एलेनिन, मिथियोनिन, प्रोलिन, फिनाइल एलेनिन, ऐसी ट्रिक ज्यादा बनाओगे तो आप कंफ्यूज्ड होगे। सो क्लियर कट आपको रीड करना है एग्जाम्पल, और जितनी बार रीड करोगे उतना आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। ओके, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं बोलूं 8 चैप्टर है सेल वाला, उसके कई सारे कनेक्शन डीएनए जैसे जेनेटिक्स से होता है, इवन 9 चैप्टर है जेनेटिक्स का, वो भी रिलेटेड है। 10 चैप्टर है, उसमें बुक में लिखा है एनसीईआरटी में माइटोसिस, इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोसिस में, कि भाई माइटोसिस अकर ऑफ डिप्लॉइड सेल। अगर 12 के हिसाब से देखो तो ये लाइन बिल्कुल गलत है कि भाई माइटोसिस अकर इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ आएगा, बट 10th चैप्टर में इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोसिस में क्लियर पहली लाइन लिखी है कि भाई माइटोसिस अकर ऑफ डिप्लॉइड सेल। तो वो आपको समझना है कि भाई किस सेंस में लिखी है। जैसे कि आप 12th में आओगे तो आपको पता है पीएमसी का मियोसिस होगा, मियोसिस में 4 मेगा माइक्रोस्पोर बनेंगे, और ये माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड है उसका 2 टाइम माइटोसिस होगा। सो माइटोसिस एन का भी होगा, समझे, और हमारी सोमेटिक सेल है उसका डेफिनेटली माइटोसिस होता है। ओके, तो ये आपको बात समझनी है कि भाई ये बुक में लिखा है और उसके बाद में लिखा है कि कुछ एक्सेप्शन है, राइट, कुछ इंसेक्ट है, और प्लांट सेल में कुछ एक्सेप्शन है, दैट मींस कि कुछ ऐसे हैप्लॉइड सेल है कि जिसका माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद N2 N बनेगा।
सो पहली लाइन सही है, बट पहली ही लाइन सही है ऐसा नहीं है। ओके, और कुछ बायोलॉजी में? और दूसरा एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आप क्या करते हो कि एक ही गोल से रहते हो कि मुझे राइट आंसर ढूंढना है, लेकिन एक आप रखो आपके पास रास्ता कि एक तो वे आपका है कि आप राइट आंसर को ढूंढो, दूसरा ये रॉन्ग क्यों वो भी ढूंढो। कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा ट्रिक करके रखा होता है कि आप सीधा राइट आंसर को ढूंढते हो, लेकिन आपको फिर क्वेश्चन रीड करने के बाद पता चलता है कि एक और पीछे एक वर्ड था जो दो राइट आंसर को भी एक राइट बनाता है। तो आपको जब राइट आंसर को स्पॉट करते हो तो रॉन्ग क्यों है वो भी आपको स्पॉट करना है। कभी कभी वो कब बेनिफिट करेगा कि आपको राइट आंसर नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ये 3 ऑप्शन वाले आपको नहीं आएंगे अंदर आंसर, तो आप 4th ऑप्शन को चूज करके भी यही आंसर है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक अच्छा तरीका है, बायोलॉजी में काम लगता है। और दूसरा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में भी काम लगता है। आप रॉन्ग को स्पॉट करो, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। और राइट को भी अगर आप मिलता है कि राइट आंसर है तो वो रॉन्ग क्यों वो भी एक बार चेक कर लो, जिससे कभी आपकी जो छोटी जो माइनर मिस्टेक्स होती है ना वो नहीं होगी उससे। क्योंकि आप राइट आंसर को चूज करोगे, लेकिन पहला ही ऐसा होगा कि आपको भले वो राइट होगा, लेकिन वो कब राइट होगा, आप आधा क्वेश्चन रीड करोगे ना वो राइट होगा, पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो क्या होगा कि अगर आप रॉन्ग ऑप्शन भी एलिमिनेट करने जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन आप चूज करोगे, 3 ऑप्शन में भी आप सोचोगे ये थर्ड ऑप्शन जो था ये 3 में से वो भी तो राइट है। फिर आप देखोगे पूरा क्वेश्चन हाँ पीछे एक पॉइंट लिखा है जो वो दोनों में से भी कोई एक आंसर को राइट कर रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी करता आप सीखो उसमें। एग्जैक्टली। और प्रथम मैं कुछ बच्चों को ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका गोल है कि भाई 650, राइट, हमारा मिशन है कि भाई 650, ऐसे कई सारे अभी स्टूडेंट है जो 700, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब का बच्चा जो आदित्य है, राइट, इवन लास्ट ईयर जो तेरी नेबर है त्रिशा पटेल, वो 10th में भी 100 आउट ऑफ 100 मैथ साइंस में भी, उसका भी गोल है सर 680 तो मैं कवर कर पाऊंगी। तो ऐसे बच्चों जितने भी है, ये मैंने अभी टाइम नहीं है सो 2-3 एग्जाम्पल दी, ऐसे जितने भी इवन हमारे प्लाज्मा इंस्टीट्यूट में है या आउट ऑफ प्लाज्मा इंस्टीट्यूट जितने भी बच्चे जिसका मिशन है कि भाई 680 लाना है, बिकॉज अभी ये 2022 में भी आपने देखा कि मेरिट नो डाउट 2-5 मार्क कम गया हो, बट उतना कम नहीं जाएगा। अगर आपको क्वालिफाई गवर्नमेंट कॉलेज करना है तो आपको पूरा 630-650 का गोल रखना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे कई बार बच्चों को ही बोलना पड़ता है कि आप कितना रीड करते हो। तो नो डाउट स्मार्टनेस इज इंपॉर्टेंट। आपको ज्यादा रीड करना नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम रीड भी करना है 10 to 9 आवर्स मिनिमम, और उसके साथ स्मार्ट वर्क करना है। कई लोग ये समझते हैं प्रथम कि 5 आवर्स रीड कर लेंगे और स्मार्ट वर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट रीडिंग आवर्स आपको हार्ड वर्क कंपलसरी करना पड़ेगा। तो प्रथम हार्ड वर्क के लिए बच्चों को 1-2 एडवाइस देते हैं। सबसे पहले चीज हार्ड वर्क करने के लिए आपको मजबूर तब करेगा जब आप ना उसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे। अगर आपको करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी आप हार्ड वर्क तो करोगे, लेकिन वो क्या है कि सिर्फ आप कर रहे हो, आपको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आप पूरे दिन 10 आवर्स निकालोगे, रात को जब सोने का टाइम आएगा तब आप सोचोगे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आपने रीडिंग स्टार्ट किया तो एक एक वर्ड का अगर आप मीनिंग ढूंढोगे तो आपको मीनिंग आप पूरा समझ आप पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे। आपको बोलेगा ये टाइम 3 घंटे कहाँ चले गए मुझे नहीं पता है। आपको समझ भी आएगा वो चैप्टर और आप उसके अंदर से कंटेंट भी आप ले पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो करना है मुझे, या फिर मेरे को ऐसा है कि पापा मम्मी देख रहे हैं और बस बाहर भागते हुए मेरी की पढ़ रहा है इसलिए करना है, तो हिस्ट्री आपका नीट करेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब रिजल्ट आता है तब बोलते हैं मेरा बच्चा तो 10 घंटे पढ़ता है, मेरा बच्चा पूरे दिन पढ़ता था, मेरा बच्चा सुबह 4 बजे उठता था, लेकिन मार्क्स आते हैं 200-300। तो यही होता है, वो बैलेंस नहीं रखता है। आपको स्लीप टाइम भी उतना ही रखना है। आपका एक सिंपल गोल रखना है, स्लीपिंग 6 to 7 आवर्स, मैक्सिमम 7 आवर्स और मिनिमम 6 आवर्स। एग्जाम टाइम की नहीं, एग्जाम के आपके रेगुलर स्टडीज की बात है। और आपका जो इंस्टीट्यूट टाइम होता है वो, उसके सिवाय आपके घर पे सिर्फ 1 आवर आपको रखना है कि आपका जो लंच शेड्यूल है उसमें, बाकी सारा टाइम आपको पढ़ाई में देना है। ऐसा नहीं कि इतना टाइम बायोलॉजी, इतना फिजिक्स, इतना केमिस्ट्री, वो नहीं है। आपको आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने आज इतना किया है और इतने चैप्टर्स मैंने आज कवर कर लिए। ये आपको सेटिस्फेक्शन आपको खुद होना चाहिए, वरना आप गोल कंप्लीट करने जाओगे। आज आपने गोल बनाया मैं इतने चैप्टर करूंगा फिजिक्स की, इतने केमिस्ट्री, इतने बायोलॉजी के, रात को आप ऐसा क्या सोचोगे मेरा आज तो कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह से आपका दूसरा दिन भी बिगड़ेगा और उस दिन का भी आपको कुछ गोल खत्म नहीं होगा। आपको एक चीज रखना है, मेरे को जितना भी टाइम मेरे पास है उसको प्रोडक्टिव बनाना है और हो सके उतना मैं कवर करूंगा, इंटरेस्ट से करूंगा। एग्जैक्टली। और जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना उसको बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैंने प्रथम के घर पे रेड लगाई दैट मीन्स हर एक स्टूडेंट के घर पे, जो टॉपर हो, एवरेज हो, मीडियम, हर एक के घर हम जाते हैं
किसी के घर 1 मिनट, किसी के घर 1-2 घंटे भी हम बैठते, जैसे प्रथम के घर मैं गया था, तब मैं उसको डायरेक्टली पूछता था भाई ये कंसेप्ट बोलो, तो ऑन द स्पॉट वो बोल देता था। तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो गया है, आपने रीडिंग कर लिया है, दैट्स एंड नो। आप उसको रिवाइज करो कि भाई जीएफआर क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर लो क्यों हुआ उसको याद करो। जीएफआर लो होने के बाद जेजी सेल याद आने चाहिए आपको कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल was secreting renin enzyme, renin was converting angiotensinogen into active angiotensin 1, angiotensin 1 में से कन्वर्ट होगा angiotensin 2। now this angiotensin 2 will absorb the extra water excess amount from DCT, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ANF आएगा। ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, मैंने शॉर्टकट में बोला है। तो ये प्रथम कर रहा था। मैं कभी भी बाकी जनरली मैं पूछता हूं ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर रीड करना पड़ेगा। अरे ये प्रिपरेशन नहीं होती है। 600 550 कंपटीशन वाले स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर एक बार रीड करना पड़ेगा। तो फिर आपने पढ़ा क्या? आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आप जब स्टडी कर रहे हो, तब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई एक बार C4 साइकिल कंप्लीट हो गया, दैट्स एंड, राइट। अभी आज मॉर्निंग में हमारा टॉपिक चल रहा था 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6। अभी एग्जाम चल रही है, बट हमारे जो टॉपर स्टूडेंट है उसको एग्जाम में हम छुट्टी नहीं देते, मॉर्निंग सेशन चालू था। तो वहां पे मैंने 15 मिनट में एक टॉपिक लिया, कौन से वाला, चैप्टर नंबर 6 का, डाइकोटिलीडोन रूट, मोनोकोटिलीडोन रूट, डाइकोटिलीडोन स्टेम, मोनोकोटिलीडोन स्टेम। तो मैंने उनको बोला कि भी यू हैव टू मेक कंपैरेटिव माइंड। एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन ऑल, हाइपो इज नॉट प्रेजेंट इन डाइकोटिलीडोन रूट, देन प्रेजेंट इन ऑल। ऐसे कंपैरिजन करो, तो कंपैरेटिव दिमाग होगा ना, तो आप प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक याद कर पाओगे। बिकॉज कंपैरिजन करोगे कि भाई ये 8th चैप्टर में आया है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 12th में भी आता है। इंसुलिन आ रहा था 12th स्टैंडर्ड में 12th चैप्टर में, तो वही इंसुलिन 22nd चैप्टर में आ रहा था। तो कंपैरिजन करना है। और मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई आपको पूछे कि भाई मुझे डाउट्स है, तो ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व कराओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको टीचर से भी एडवांस रहना है। मैं रियली बोल रहा हूं, कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भाई ये टीचर थोड़ा फास्ट गया, टीचर्स ऐसे का। डोंट मेक एक्सक्यूज, क्योंकि अगर एक्सक्यूज करोगे तो आप खुद का काम नहीं कर पाओगे और टीचर को भी आप थोड़ा पीछे खींचोगे। क्योंकि आपको जो आपने बोला कि भाई थोड़ा स्पीड कम करो, अगर आपका लेवल अगर क्रिएट करना है तो आपको मॉक टेस्ट ऑल सिलेबस के एटलीस्ट 25 तो देने पड़ेंगे। हमारा मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ड्रॉप लेने वाले हैं, मैंने उनको एडवांस में बोल दिया है कि भाई आपको ड्रॉप नहीं लेना है। ये अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर एंड तक हमारा 11th कंप्लीट हो गया पूरा। 12th में 4 चैप्टर हमारे बाकी है। मैंने उनको बोला है प्रथम कि अक्टूबर तक, ये प्लीज आप केयरफुली लिसन, कि अक्टूबर एंड तक आपका 11th 12th का कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे, वो हमें पता है और आपको पता है। तो अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करो, उसके बाद एक बड़ा टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट ले, जो मेजर टेस्ट ले लो, ऑल सिलेबस का, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट ले लिया। इवन इफ यू हैव गेटिंग 450 मार्क्स, चलो डजंट मैटर, चलो 450 आपके मार्क्स है। अब आप सोचो कि मुझे ड्रॉप लेना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे, करो 15 डेज 20 डेज इनफ है। एक मंथ के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन करो। मार्च मंथ पूरा निकल गया, ये ऊपर के 4 मंथ मिले। और एज पर डिक्लेरेशन में एग्जाम आपकी होने वाली 2023 की, तो उसके बाद आपको मिला अप्रैल और मई, तो 6 मंथ आपको रीटेस्ट के लिए मिलेंगे। तो रीनीट करो 6 मंथ, भले रेगुलर कर रहे हो आप, बट उसको रीनीट में कन्वर्ट करो। बिकॉज एक बात तो मैं सीधी बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने ड्रॉप लिया तो नो डाउट कंपटीशन लेवल प्रथम कैसा होता है, नेचर काफी कंपटीशन होगी। और एक साल अगर आप बैठ गए तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, वो आपको नहीं छोड़ने वाले, वो इतनी हार्ड वर्क करते हैं। तो आप टारगेट बनाओ, अक्टूबर में 11th 12th पूरा आपको कंप्लीट करना है। कैसे, वो सर पे डिपेंड है, जहीं पे आप पाठ पढ़ रहे हो, और आप पे डिपेंड है। और सर करे उससे भी ज्यादा वर्कलोड आप करो। आपको पता है हमें संडे क्यों काम करना पड़ता है, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं, हम घर बैठ सकते तो भी करते हैं कि नहीं। डाउट सेशन क्यों रखते हैं, मॉर्निंग 7 to 5 o'clock तक काम क्यों करते हैं, समझे। तो ऐसा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये टाइम अगली बार नहीं आने वाला है।
ओके, अब थोड़ा बहुत हमें प्रथम फिजिक्स के बारे में एडवाइस देंगे। फिजिक्स के लिए क्या है कि मोस्टली आपको प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सर जो आप पढ़ाते वही सर सिर्फ आपको 20% पढ़ा रहे, 80% आपको कवर करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। पीवाईक्यूज और आपका मॉड्यूल हो या फिर फिंगर टिप्स जो भी कोई एक्स्ट्रा बुक, लेकिन पीवाईक्यूज मस्ट है उसके लिए। पीवाईक्यूज से आपको टोटली ऐड आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप सिंपल बात कर रहे हो ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो वो चैप्टर में फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन में पूछा जाता है एट हाइट या एट डेप्थ। तो उस तरह से आपको कब ये नॉलेज आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको वही अप्रोच यूज करना है। फिजिक्स बहुत ही लार्ज है, मींस आपको बहुत सारा उसमें पढ़ना होता है, थियरीज बहुत सारी, लेकिन थियरी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, तो वो आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच को भूलना नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अब नोट्स कैसे बनानी फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। आपको क्या करना है कि आज फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर सर ने चला है, तो उस पे सर जो चला रहा है उसके ऊपर से आप नोट डाउन करो जो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूलाज है वो सब। उसका एप्लीकेशन में एक मेन चीज आपको बताओ, एक एग्जांपल देके। एक आता है आपको थर्मल स्ट्रेस आता है। अब थर्मल स्ट्रेस में क्या है, सबको पता है फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन क्या है कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न करोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। अब थर्मोस्टेट कब लगता है, जब एक रॉड या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप दो रिजिड सपोर्ट में रख के आप उसको हीट करते हो, तब थर्मोस्टेट आता है। अब थर्मोस्टेट में आपको अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि रॉड इज फ्रीली लाइन, और आप अगर थर्मोस्टेट की फॉर्मूला लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं, उस पर थर्मोस्टेट आने नहीं वाला है। तो वही अप्रोच है कि आपको एक चीज याद रखनी है फिजिक्स में, फॉर्मूला और उसको कब लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखो और फॉर्मूला लगा दो, ये नहीं करना है। क्वेश्चन को पूरा रीड करो और फिर आपको याद करना है कि हाँ फॉर्मूला ये लगेगी और ये कंडीशन हो तब ये फॉर्मूला लगानी है। अब अगर बात करें नोट्स की, तो आपको सबसे पहले सर जो पढ़ा रहे आपके टीचर जो भी है वो करना है। अब वो करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने जो सीखा वो टॉपिक के रिलेटेड वो भी आपको वो नोट के अंदर लिख देना है। तो जब सेकंड टाइम वो नोट खोलोगे तो आपको फॉर्मूला, वो क्वेश्चन जो जिसमें आपने अप्रोच लगाया था वो सारा आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको फिर वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वही क्वेश्चन किया आपको सारे क्वेश्चन उठा के क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार-बार करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के लिए बार-बार करने हैं। बायोलॉजी में नहीं जरूरत, बायोलॉजी में सिर्फ आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहां से पूछे थे बस। फिजिक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े एक दो बार तो रिपीट करने ही है उसको। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन का एक नॉलेज रहेगा कि ये टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि आपको बहुत सारी फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन में जब आप अटेंड करोगे तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाओगे तो वो 4-5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस का आपको टाइम मिल जाएगा और क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने के लिए। और फिजिक्स में एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन को देख के कभी भी आपको घबराना नहीं है। 2022 का जो मेरा पेपर था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही हार्ड रखा हुआ था, मैंने वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अगर मैं वो क्वेश्चन पे मेरी 5 मिनट्स लगा था तो 5 मिनट क्वेश्चन पे 1 मिनट और दूसरी 4 मिनट एक्स्ट्रा, तो और 4 क्वेश्चन मेरे बिगड़ते, उससे मैं 16 मार्क्स खरीदने वाले थे। अगर वो क्वेश्चन भी रॉन्ग पड़ता तो मेरे बहुत सारा मेरा लॉस हो सकता था। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं। फिजिक्स का क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन अभी आप ड्रॉप करो, और लास्ट में अगर वो क्वेश्चन को शांति से देखोगे कि आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, फिर अगर वो क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन आप कर लोगे। उतावल में वो क्वेश्चन नहीं होगा, हड़बड़ी में नहीं कर पाओगे, उसको आप रीथिंक करके करोगे वो क्वेश्चन आप कर लोगे अटेम्प्ट। और फिजिक्स का जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो कैलकुलेशन आपको एंश्योर करना है कि वो आपकी कैलकुलेटर से नहीं करना है, आपको पेन से या पेंसिल से, जब आप क्लास में मॉक टेस्ट दे रहे हो तब की बात है, कैलकुलेटर यूज मत करो। अब कैलकुलेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैलकुलेशन को देख के घबराते हैं कि इतने बड़े बड़े नंबर से मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग करनी है घर पे। आपकी जो भी प्रीवियस ईयर की बुक होगी या ऐसा कोई बुक है जिसमें सॉल्यूशंस दिए फिजिक्स के, तो आपको जो सॉल्यूशन आपको पार्ट दिख रहा है उसका सिर्फ क्वेश्चन लिख लो और सॉल्यूशन करो। सिर्फ वो नहीं सोचना है कौन सी फॉर्मूला है कौन सी नहीं, कुछ नहीं। पर डे सिर्फ 10 to 20 मिनट्स ऐसा लगाओ कि आपको वही क्वेश्चन की जो सॉल्व में से फॉर्मूला के में रख के दिए जो, बस उसको सिर्फ आप सॉल्व करके जाओ, कटिंग करो, मल्टीप्लाई करो, उससे आपका इतना पक्का हो जाए कि आप विद इन द 3 to 4 मंथ्स आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे कि आप जो पहले 5 मिनट्स में करते हो वो आप 1 मिनट में कर दोगे। तो कैलकुलेशन भी ऐसे आप फास्ट कर सकते हैं आपकी। ये बहुत ही बच्चों ने किया और ये प्रूव्ड है कि इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से होते हैं। और फिजिक्स के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, रीडिंग नहीं करना है फिजिक्स के लिए।
एग्जैक्टली प्रथम ने एक चीज बेस्ट ये बोली है कि फिजिक्स में आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है, दोनों सब्जेक्ट में कि भाई लाइन टू लाइन हर एक लाइन को पकड़ो, लाइक अ थियरी को पकड़ो, थियरी में से किसी पॉइंट पे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और फिजिक्स में कोई एक के टॉपिक पे ऊपर से ऊपर 100 सम्स की प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। लाइक दिस प्रैक्टिस करोगे उतनी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगी, और जितने सॉल्व करोगे उतना आपका लेवल इंक्रीज होगा और कॉन्फिडेंट लेवल होगा, तो काम कर पाओगे। केमिस्ट्री में प्रथम बच्चों को ये बताओगे कैसे करें, कौन से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, कई बार फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगता है बच्चों को, तो इसमें कैसे करना चाहिए काम? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का अप्रोच एक ही है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बस। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ है कि आपके जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो 15 में से 2 से 3 क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं, लेकिन वो थियोरेटिकल नहीं होते, आपको लगता है ये थियोरेटिकल है लेकिन उसमें लॉजिक काम लगता है, जिसके लिए आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आइडियल गैस के जो नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव बॉइलिंग आइसोटोप, नेगेटिव बॉइलिंग आइसोटोप, ये सारा लिंक है आपका। तो इसमें आपको याद रखना है कि जिसमें नेगेटिव डेविएशन उसमें पॉजिटिव बॉइलिंग, और जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन है उसमें नेगेटिव बॉइलिंग आइसोटोप। तो इस तरह से आपको सारा रिलेशन याद है और उसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, और जो भी आपको मेन बहुत नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको थियरी बहुत सारी दी है लेकिन उसमें से जो क्रीमी लेयर जो है उसके अंदर वो बहुत कम है, तो वो आपको एक बुक में लिख लेना है, जिसके लिए बहुत आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात करते हैं आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपको मैक्सिमम टाइम जैसे बायो रीड करते हो वैसे आपको इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करनी है। उसको जितनी बार रिपीट करोगे उतना आपको अच्छा याद रहेगा। इनऑर्गेनिक के 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते, वो आते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग से आते, या तो आपके आते हैं वो ट्रेंड्स से, जो भी आपके एलिमेंट्स के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। जो आपका 12th चैप्टर में जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है उसमें एक्सेप्शन जितने भी वो आपको टू द पॉइंट होने चाहिए, और उसको जितनी बार रीड करोगे उतना आपको पक्का होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करें कि ऑर्गेनिक में आपको सारे रिएक्शंस वो आपको भले ही आपको आते हैं लेकिन सुबह उठ के एक बार आपको सारे रिएक्शन याद होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि वो कन्वर्जन थे, बड़े बड़े कन्वर्जन लेके यहाँ से लेके स्टार्टिंग से यहाँ तक पूछ लेंगे। आप एक चीज मार्क करना, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम नेम रिएक्शंस यूज करते हैं। नेम रिएक्शन एक ऐसी होती है कि नेम रिएक्शन पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देगी, तो नेम रिएक्शन के लिए आपको एक अलग चार्ट बनाना है, और नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे आप कर लोगे, देख के क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना पक्का करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप टाइम दे पाओ। फिजिकल केमिस्ट्री इज सेम एज फिजिक्स। फिजिक्स में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे एक फिजिकल केमिस्ट्री आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। और ऑर्गेनिक में मोस्टली आपको क्या करना है कि बार-बार उसको रिएक्शन को रीड करनी है, और उसके पूछे गए जो पीवाईक्यू है वो भी करना है। पीवाईक्यू में मोस्ट ऑफ द नेम रिएक्शन रिपीट की गई है। फॉर एक बेस्ट एग्जांपल अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे आपको मिलेंगे। फिर वो AgCN वाला एक एक्सेप्शन आता है, AgCN KCN वाला, तो ये एक्सेप्शन भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो वैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आएगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैंने केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में आपका जो और वाला चैप्टर है 12th के अंदर, वो मुझे टफ लगता था याद करने को, तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मुझे एक चीज पता चली कि आगे जो टेबल है ना वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इतनी बार क्वेश्चंस किए कि मुझे आइडिया रहता है कि जो इस साल आता है वो आगे साल आने के चांसेस कम है। तो मुझे लगा कि ये चैप्टर मेरे से नहीं होने वाला, एक ही चैप्टर था, तो मैंने क्या किया, वो चैप्टर का सिर्फ टेबल ही लर्न किया, और एज अ प्रूफ मेरे पास है, मैंने व्हाट्सएप पे मेरा फ्रेंड है उसको सेंड किया, ये टेबल तू कर ले, उसमें से मैच द फॉलोइंग। 16 जुलाई को मैंने भेजा कि ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है उसमें से ये टेबल में से मैच द फॉलोइंग आएगा। मेरे को इतना तक आइडिया था, और मैच द फॉलोइंग ही आया, मेरे पास एज अ प्रूफ भी है। तो आपको ये अप्रोच कब आएगा, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। अब एक आपको केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक की बात करें तो, कि एक एक्सेप्शन है कि और तो मेटा पे पोजीशन जो आपकी नाइट्रो जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में वो लगता है। तो ये सारे जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल है, आपको सारी जो रिएक्शंस है आपकी
उसकी थियरी, वो रिएक्शन कब काम करते हैं, कैसे मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक, बेसिक, मीडियम, वो आपको याद रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मेजॉरिटी आपकी फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए और आपका जो बेसिक क्लियर होना चाहिए उसके अंदर। जैसे जो सारे मॉडल आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, फिर अगर हम बात करें फूड, वो जो आपका स्ट्रेस का जो सब दिया है आपके सेकंड थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है, सरफेस टेंशन भी दिया है, तो वो सारा आपका क्लियर होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बोला ऐसा आपको करना है कि जैसे वो फिजिक्स से आप कर रहे हो, और मेजॉरिटी चैप्टर्स आपके जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वो सारा चैप्टर का मोस्ट ऑफ फिजिक्स में आता है। तो जब आप फिजिक्स का वो चैप्टर करते हैं उसके साथ वो केमिस्ट्री का भी चैप्टर करना है, तो लिंक भी करना ही है उसके साथ साथ। तो सिंपल है, आपको केमिस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके बायो की तरह ही करने हैं, एनसीईआरटी में से आएगा, आप कर लोगे। ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन, फिजिकल के लिए प्रैक्टिस। ओके फाइन। देखो एक बात अच्छी बोली कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। दैट मीन्स कि उसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, राइट? रीड करके कुछ याद नहीं कर पाओगे, और कितना याद करोगे, उसके लिए कंपैरिजन करो, प्रैक्टिस करो, ये जरूरी है। बायो के बारे में मैं बोलूँ तो सेकंड चैप्टर है, राइट? उसमें पहले ही सेकंड पेज पे दिया है कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल किंगडम, ये 5 की कंपैरिजन की है। तो फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, देन यूकैरियोटिक, राइट? अगर लाइन के फॉर्म में लिखते तो आपको कितना याद करना पड़ेगा, बट वो टेबल के फॉर्म में लिखा है, सो इट इज कंपैरिजन। इवन जो फंजाई है उसके जितने भी पार्ट्स है 4, प्रोटिस्टा है उसके 5 पार्ट है, उसका एक टेबल बनाओ। अभी ये साल पे मेरे ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने एक पेज पे पूरा 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर, उसमें देखो कितने एग्जाम्पल है, करीबन 100 से अब ज्यादा एग्जाम्पल्स है। तो वो एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि भाई सिमेट्री, व्हाट इज एसिमेट्री फ्लावर, तो वो आपको पता है, हाइपोजिनस क्या है पता है, कंसेप्ट पता है, बट एग्जाम्पल्स में आपके मार्क्स कटते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए उसने एक पेज बनाया है, राइट? जब भी मैं बोलता हूँ कि भाई 5th चैप्टर का टेस्ट, तो बोलता है सर 10 मिनट दे दो मुझे, राइट? तो वो 4-5 बार उसने किया है तो भी वो बोल रहा है 10 मिनट दे दो। तो नीट की एग्जाम है सपोज 2022 में 17 जुलाई थी, तो अगले दिन पे क्या देखना है, अगले दिन यही देखना है, पूरा दिन तो बायो 38 चैप्टर नहीं रीड कर पाओगे। तो कंपैरिजन वाला टॉपिक देखना है, इसमें ये था, इसमें ये था, टेबल को रिफर करो। 6 चैप्टर में मैंने बोला कंपैरिजन करो, डाइरूट, मोनोरूट, डाइस्टेम, मोनोस्टेम, डाइलीफ, मोनोलीफ। 7 चैप्टर में कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, कंपैरिजन करो कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये था, फ्रॉग में ये था, अर्थवॉर्म में ये है, इसमें डिफरेंट क्या है? क्लियर? 8 चैप्टर ले लो, 9th ले लो, 10th ले लो, जो भी समरी है उसको फोकस करो। जैसे कि 10th चैप्टर में एक बेस्ट कंपैरिजन का पॉइंट है, कौन सा याद हो आपको? तो एनाफेज जो है, एनाफेज, इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में सेंट्रो डिवाइड नहीं होता है, और एनाफेज 2 यानी मियोसिस 2 के उसके अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। तो ये कंपैरिजन के पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बोलो तो इसके ऊपर फोकस करना है आपको। ये मैं हिंट दे रहा हूं प्रथम, और हम क्यों बैठे आपको हिंट देने के लिए, भाई काम ऐसे करो। जैसे कि माइटोसिस ले लो तो कंप्लीट कंडेंसेशन हुआ था कौन से फेज में? सेकंड फेज में, मेटाफेज में। बट मियोसिस 1 देखो तो उसमें कंप्लीट कंडेंसेशन कहां हुआ? प्रोफेज 1 में हुआ, ओके? और मियोसिस 2 ले लो तो उसमें कंप्लीट कंडेंसेशन कहां हुआ? तो प्रो के बाद क्या? मेटा 2 में हुआ। सो कंप्लीट कंडेंसेशन मेटाफेज में हुआ। यहाँ पे प्रोफेज 1 याद हो तो लेजा पेडिडा, ठीक है, लेप्टोडिन, जाइगोडिन, पैकेडिन, डिप्लोडिन, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में कंप्लीट कंडेंसेशन हुआ था, एंड डाइकाइनेसिस इज द पार्ट ऑफ प्रोफेज 1। क्लियर? तो कंपैरिजन से आपका काफी वर्क कम हो जाएगा, क्योंकि अगले टाइम पे रिफर करने के लिए आपके पास क्या है? पूरी बुक तो रिफर नहीं कर पाओगे, तो ऐसा मटेरियल बनाओ, ओके? और अगर किसी फ्रेंड के पास बेस्ट मटेरियल हो तो उसके साथ शेयर करो, कुछ मटेरियल उनको दो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि भाई ये ट्रिक तू बना, ये ट्रिक मेरे पास बेस्ट है, शेयर करो। और फ्रेंड्स इस वजह से होने चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कोई वजह नहीं है फ्रेंड्स रखने की, ओके? और कुछ पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, प्रथम, जैसे टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उसके लिए भी नो डाउट हमारे प्लाज्मा में जितने भी टॉपर्स हैं उसको क्लियर कट एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि भाई यू डू नॉट हैव टू डिस्कस
विथ डिफरेंट जेंडर। बट कई बार ये टॉपिक होता है कि भी टॉपर्स है बट अट्रैक्शन होता है डिफरेंट जेंडर से, राइट, मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से। तो ये टॉपिक को अगर आप बेनिफिट मिल रहा हो उसके डिस्कशन से, कोई बॉय गर्ल के साथ डिस्कस कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है तो चलो दैट्स गुड, राइट। बट उसके ऊपर आप कंट्रोल रखो कि भाई हाँ मेरा काम निकल गया, गवर्नमेंट में एडमिशन मिला, मेरे लिए उसको बेनिफिट मिल रहा है, आपको बेनिफिट, दोनों को एक दूसरे की वजह से बेनिफिट मिल रहा है, दैट्स गुड। बट उतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो एक दूसरे में कि भाई ये टॉपिक है, क्लियर हुआ, आस्क मी क्वेश्चन, समझे, बॉयज़ का अलग ग्रुप बनाओ, 5 गर्ल्स का ग्रुप बनाओ। तो हमारी आज की एडवाइस में यही है, और जो भी और कुछ एडवाइस होगी तो हम कंटिन्यूस शेयर करते रहेंगे। और लास्ट में प्रथम को बोलूँगा कि कुछ हो एडवाइस, मोटिवेशन हो तो मोटिवेट भी प्रथम, सब्जेक्ट के अलावा मोटिवेट करना चाहते हो तो उनको कर दो जिससे उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि दिस इज द लाइफ टर्निंग पॉइंट। सर उसके ऊपर आएंगे, लेकिन एक चीज और है कि बायोलॉजी के अंदर ना आप समरी छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो समरी जो आपकी होती है ना उसमें भी बहुत ही एक्स्ट्रा कुछ दिया है। अब एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपका जो चैप्टर है इवोल्यूशन वाला, वो इवोल्यूशन में अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आप नहीं दे पाओगे कि आपका जो लैंग्वेज है उसका इवोल्यूशन किसका एग्जांपल है। तो लैंग्वेज वो पहला इवोल्यूशन का एग्जांपल है। अब ये अगर आपको सुनोगे तो आपको लगेगा एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन पूछ लिया है, पहला इवोल्यूशन तो बुक में दिया ही नहीं है। लेकिन अगर आप समरी देखोगे लास्ट लाइन लिखी है कि इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। फिर अगर हम बात करें कि जो आपका ब्रेन वाला जो चैप्टर आपका है न्यूरो एंडोक्राइन वाला, उसमें अगर आप देखोगे समरी के अंदर ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस एक्स्ट्रा दिए पार्ट्स के जो ब्रेन के पैराग्राफ में नहीं है, तो उसके लिए आपको समरी भी रिफर करनी है हर चैप्टर की। और फिजिक्स में एक एडवाइस है मेरी कि जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो उसकी फिगर बनाया करो, डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्री डायग्राम जो अगर आपको बनाना इजी लगता है तो फ्री डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चन इजी कर देता है। फिजिक्स में एक बेस्ट अप्रोच होता है कोई भी क्वेश्चन देख के उसकी डायग्राम बनाया करो। और एक और चीज है, अगर हम स्टडी को साइड पे रखें तो कोई आपकी हॉबी है नीट के प्रिपरेशन के वक्त, तो आपको हॉबी को कंटिन्यू करना है। लेकिन हॉबी को क्या है, पर डे 30 मिनट्स तो बहुत नहीं देना है और एक फ्री रह के आपको प्रिपरेशन करनी है। और नीट का जो नियर अबाउट जो टाइम आता है जब 1 मंथ होता है, तो 1 मंथ में क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना खुद पे करने लगते हैं प्रिपरेशन। क्योंकि 1 मंथ में क्या होता है, लास्ट 1 मंथ आपके टीचर्स प्रेशराइज नहीं करते आपको, क्योंकि टीचर क्या अप्रोच रखता है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, मतलब कि वो पेपर में वो प्रेशर ना ले। टीचर ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, टीचर तो पूरी आपके ऊपर नजर रखता है, लेकिन टीचर आपको तब नहीं बोलेगा कि अब तूने गलती की। टीचर शांति से बोलेगा कि हाँ ये तूने गलती की, लेकिन उसका आप एडवांस दे देते हो। मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, लगभग मैंने 100 to 150 स्टूडेंट्स मैंने जो पास थे नीट के, मैंने जब पढ़ाई की सारे बच्चों की मैंने देखा है, तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की 50 to 70 स्टूडेंट्स जिसके 200 to 300 के बीच में मार्क्स आए, वो बच्चों का क्या रिविजन रहा मार्क्स के, वो लोग ने लास्ट के महीने के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट में फॉर एग्जांपल 10 to 15 टेस्ट हुए तो उसमें से सिर्फ 5 टेस्ट दिए। लास्ट 10 टेस्ट में ऐसा सोचा कि यार मेरे को तो डिमोटिवेट हो रहा है टेस्ट से, तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो टेस्ट नहीं देने से क्या हुआ, उनका ही लॉस हुआ। फिर एक और उनका मिसकरेज होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि लास्ट के टाइम में ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो मेरे से नहीं होगी प्रिपरेशन, मैं ड्रॉप ले लूंगा। तो ये नहीं करना है आपको। एंड डे तक अगर आपको लग रहा है कि मेरे 2 चैप्टर बाकी है, एंड डे में नहीं पढ़ना है, वो 2 चैप्टर को छोड़ दो, वो नहीं आएंगे, सोच लो। और कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो यही एग्जाम में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आएगा, बस ऐसे सोच के आपको पढ़ाई करनी है। और प्रेशर तो होना ही नहीं है नीट के एग्जाम में, लास्ट का 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। और वही मंथ आप देखना आपके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टेस्ट देना बंद कर देंगे कि मुझे टेस्ट में मुझे डर लग रहा है, तो ये डर कभी नहीं लाना है। आपके टेस्ट में अभी 200 मार्क्स भी आएंगे ना लास्ट के टेस्ट में, तो आप नीट में अगर उसको इंप्रूव करके आप एक टेस्ट में 200 ला, दूसरे टेस्ट में 50 मार्क्स इंप्रूव करो, 250, 300, 350, 400, 450, आप लास्ट तक आराम से 500 प्लस भी चले जाओगे तो आप नीट के एग्जाम में आप आराम से 600 प्लस चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो है कि आप इंक्रीज कर पाओगे मार्क्स। और नीट के एग्जाम को पता है कि आपको यहीं पे है जो है वो आज, फिर आपको कोई चांस देने वाला नहीं, वो चांस मिलेगा 1 ईयर बाद, वो आपका ईयर पूरा बिगड़ जाता है बीच में। तो आपको ये अप्रोच दिमाग में रखना है कि टेस्ट में जो भी आए मेरे को टेस्ट देना है, बस टेस्ट को आपको नहीं छोड़ना है। टेस्ट में जो भी मार्क्स आए आप भी आपको टीचर को डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, लेकिन जब मार्क्स आएगा तब सामने वाला इंसान जो है वो भी आपको पूछेगा कि इतने मार्क आए थे, तब आपको शेमफुल फील होगा
मेजोरिटी स्टूडेंट्स अभी मेरे पास जितनी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं उनके मार्क्स 350 या 360 जितने भी है, तो उनको मैं कॉल करके पूछूं तो बोलते हैं मैंने मेरे मार्क्स इतने हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो मैंने लास्ट में टेस्ट देना छोड़ दिया था इसलिए। लेकिन तब उनको ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। लेकिन अभी जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब ये फील होगा कि यार मैंने ये टेस्ट दिया होते तो मेरा बहुत अच्छा। आप सिंपल लॉजिक लगाओ कि 180 क्वेश्चंस आप अटेंड करोगे एक टेस्ट में, अगर आप मिनिमम 10 टेस्ट भी देते हो तो 1800 क्वेश्चंस हुए। अब 1800 क्वेश्चंस में से 500 क्वेश्चंस आपके ऐसा है कि वो नीट रिलेटेड होंगे, तो उसमें से 100 क्वेश्चंस तो रिपीट उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 100 नहीं तो 50 क्वेश्चन भी आएंगे, तो 50 4 से 200 मार्क्स का आपको लीड मिल जाएगी। और 200 मार्क्स मतलब आप आराम से 15 लाख स्टूडेंट्स को पास करके आगे निकल जाओगे नीट के अंदर। एक दो मार्क में भी 3000 to 4000 रैंक के जंप आ जाते हैं नीट के अंदर, तो ये तो बहुत बड़ा जंप हो जाएगा। तो ये आपको पागलपन नहीं करना है कि टेस्ट नहीं देना है, प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम नहीं देना, लास्ट टाइम में प्रिपरेशन नहीं करनी। लास्ट टाइमिंग यही है कि एक लोअर बच्चा टॉपर बनता है और टॉपर बच्चा नीचे गिर जाता है। सारा गेम जो है वो लास्ट 1 मंथ का होता है नीट के अंदर। आपने पूरे साल क्या किया वो आपको भूल जाना है, आपको यह रखना है कि ये 1 मंथ प्रिपरेशन करूंगा तो मेरा नीट निकल जाएगा, बस वो 1 मंथ आपको बेस्ट प्रिपरेशन देनी है। और अभी क्या है कि अभी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी आएगी, बोर्ड एग्जाम में फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को 90 अप लाना है बोर्ड में। जिसके लिए नीट फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको 90 अप का ख्वाब छोड़ना है बोर्ड में, उसको ऐसा ख्वाब रखना है कि मेरा 85 अप 80 अप मेरे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में, अच्छा है मैं नीट में देख लूंगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो काम है वो नीट करने वाला है, बोर्ड में कुछ काम नहीं है। तो ऐसा मत सोचो, कुछ बच्चे क्या करते हैं एक चैलेंज ले लेते हैं कि मुझे बोर्ड में 90 अप लाना है क्योंकि मेरे को लोगों को दिखाना है मैं 90 अप है। लेकिन वही बच्चा जो 90 अप लाएगा बोर्ड में उसका ही मार्क्स आएगा 300 नीट के अंदर, क्योंकि आप बोर्ड में 50% एमसीक्यू 50 थियरी होती है। थियरी का नॉलेज आपको नीट में काम बहुत नहीं लगता है। तो आप वही काम है कि आपको बोर्ड के लिए बहुत प्रिपरेशन इतनी सारी भी नहीं करनी जितनी आप नीट के लिए कर रहे हो। नीट की प्रिपरेशन सारा नीट में कभी गैप नहीं लगाना है। जब भी आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 आवर 2 आवर नीट की प्रिपरेशन को दो। इंटेंस प्रिपरेशन नीट की नहीं करो, बोर्ड की भी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे बोर्ड आपका खत्म होता है उसके बाद आपको एक्टिव मोड में नीट की प्रिपरेशन करनी है। तब फिर ऐसा नहीं सोचना है कि मैं थक गया और थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट ले लूं, वो 1-2 दिन में आप 3000 रैंक नीचे आ जाओगे। काफ़ी अच्छी बात की प्रथम ने। एक चीज़ मैं भी फोकस करूँगा कि अभी जब टेस्ट हम लेते हैं तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पूरे चैप्टर्स के टेस्ट देंगे। समझो मेरी बात को। उसके बाद क्या होता है, जब पूरे चैप्टर्स के टेस्ट देते हैं तो मार्क आते हैं 720 में से 300, क्योंकि एक साल लोड पड़ेगा तो इश्यू होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि नहीं अब नहीं देना, एक एक टेस्ट देते हैं। बट ऐसा मत करो, एक एक चैप्टर के टेस्ट देके कितना करोगे आप कवर। तो आपको कंपलसरी एटलीस्ट फुल 11th स्टैंडर्ड का एक मेजर टेस्ट दो, फुल 12th का दो, और 11th 12th का कुल मिला के भले ही मेजर टेस्ट में आपके 400 मार्क आए, बट नेक्स्ट फिर से मेजर टेस्ट ही दो। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या है, आपको थोड़ा तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। सेकंड टाइम में ट्राई करो 420, अगले थर्ड टेस्ट में ट्राई करो 460। प्रथम ने एग्जैक्टली बोला कि 10 टेस्ट कंटिन्यू दोगे तो आप आराम से 590 600 कवर कर पाओगे, और वो प्रैक्टिस विल बी बेस्ट। और एक साथ आपने 1800 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में भी सॉल्व करोगे, और जो गलत है उसको घर जाके सॉल्व करोगे, तो कितने क्वेश्चन हुए, समझे। तो ऐसे प्रिपरेशन करते रहो। और कोई डाउट्स हो तो मैंने बोला 9601735835, राइट। माई सेल्फ रौनक प्रजापति, बायोलॉजी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट के लिए कोई डाउट्स हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके लिए कोई डाउट्स हो तो मुझे कांटेक्ट करो। आप डायरेक्टली प्रथम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, और किसी भी टाइम को आप कोई डाउट्स हो तो मेरे यूट्यूब पे आई थिंक 700 वीडियोस है बायोलॉजी के, ओके। तो आप डाउट्स में मैसेज करो, मैं आपको वो लिंक भी सेंड कर दूंगा। हो सके पॉसिबल हो तो मैं पूरा टॉपिक भी एक बार रिपीट करवा दूंगा, और वो यूट्यूब की लाइव लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ओके। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ प्रथम से सुनेंगे। प्रथम, एग्जाम पैटर्न में आपको पता है कि 180 क्वेश्चंस होते हैं, और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी और 90 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री। 90 में से 45 फिजिक्स में, अब 35 अब जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से 35 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और 10 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल होते हैं। उसमें आपको 15 क्वेश्चन देगी, 15 में से कोई भी 10 करने। अब वो 10 कैसे होने हैं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 15 में से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए,
तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपके ऊपर से स्टार्ट करके रीडिंग करना, और उसको जैसे 10 डॉट्स वो काउंट कर लेगा, वो वहां पे स्टॉप कर देगा। फिर आपका 11th डॉट वो कैलकुलेट करने वाला नहीं है। 10th डॉट देखने के बाद वो स्कैन करेगा कितने क्वेश्चन राइट कितने क्वेश्चन रॉन्ग, और आपको मार्क्स देगा। वो 11 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चन फिक्स होंगे, नीचे 15 क्वेश्चन का डिपार्टमेंट होगा, 15 में से कोई भी आपको 10 करना है। मतलब टोटल क्वेश्चंस आपको 50 दिए जाएंगे फिजिक्स के, 50 में से 45 करने हैं, मतलब 5 आपके निकल जाएंगे। ठीक है, सेम इन केमिस्ट्री, और दूसरा बायोलॉजी में आपको 2 पार्ट देंगे, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन क्या है कि नीट वालों को नहीं पता कि बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है। कितने क्वेश्चंस बॉटनी में भी आते हैं और जूलॉजी में भी ये लोग क्वेश्चंस रखते हैं। तो वो आपको बॉटनी जूलॉजी का बहुत ध्यान नहीं देना है, आपको इतना देना है कि बायोलॉजी पूरा करके जाना है बस। वो बॉटनी जूलॉजी का आपको कोई ध्यान नहीं देना है। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे बात करें कि जो पेपर का क्या रहता है, मींस बच्चे कितने एग्जाम देते हैं, कितने पास होते हैं, वो उसको सिंपल लॉजिक होता है, जितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उसके हाफ तो फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब 2020 की बात करें, 18 लाख में बच्चे एग्जाम दी, 18 लाख में से 9 लाख बच्चे तो फेल होंगे। अब 9 लाख, अब आपको आप सोचिए 18 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा उसमें, ये कभी नहीं सोचना है। अब 9 लाख में से क्या होगा कि 4 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए, वो या तो डिप्रेशन में गए तो गए, ऐसे करके उनकी प्रिपरेशन पूरी खराब हो जाएगी, 4 लाख वहां पे चले जाएंगे। अब जो 3 लाख बच्चे होंगे, वो 3 लाख क्या होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत वो टॉपर होंगे, लेकिन एग्जाम के पहले उनको कुछ हो गया, या क्या होगा फिर वो टेंशन में आ गए, उस तरह से क्या होगा फिर वो वहां पे वो लोग भी चले गए। अब 2 लाख बच्चों की कंपटीशन होगी, वो कंपटीशन कैसी है कि उसमें से 1 लाख बच्चे कहाँ निकल जाएंगे कि वो पेपर बराबर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। पेपर सब आता है उनको, पूरा प्रिपरेशन है, लेकिन वो पेपर बराबर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, कुछ बच्चे पेपर रीड करेंगे क्वेश्चन, और ओएमआर में या तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन ड्रॉप किया है, और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर सेकंड में लिख देंगे। वैसे ही मिस्टेक छोटी छोटी कर करके वो लोग वहां से गेम से बाहर निकल जाते हैं। तो 1 लाख बच्चों में यही दिक्कत होती है, वो लोग को बराबर गाइडेंस नहीं होता है कि ओएमआर कैसे भरनी है। अब 1 लाख बच्चों में सबसे टफ कंपटीशन होती है। वो कंपटीशन क्या होती है, मेन कंपटीशन होती है ओएमआर कुछ बच्चे साथ साथ भरते या कुछ बच्चे लास्ट में भरते। मैं तो कहता हूँ कि सेफ प्लेस क्या होती है कि आपको नीट के पेपर पूरी सप्लीमेंट्री जैसी होती है आपकी जो क्वेश्चन पेपर, तो एक पेज सॉल्व करो, वो एक पेज के सारे आंसर को आप साथ साथ भर लो, एक पेज पूरा सॉल्व करो उसका आंसर भर लो, सेकंड पेज सॉल्व करो उसका आंसर भर लो। एक एग्जांपल है, एक रिनोड इंस्टीट्यूट का बच्चा था, उसने वो टॉपर था, 600 प्लस आता था मॉक टेस्ट में, एग्जाम देने गया, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में आई ओएमआर फिल करने की बारी, उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेपर पूरा छूट गया, फेल हो गया। पेपर पूरा अटेम्प्ट किया उसने, लेकिन ओएमआर में उसके साथ साथ उसको ऐसा कि मैं लास्ट में 30 मिनट्स थी उसके पास, वो 30 मिनट्स में कुछ नहीं कर पाया, उसकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ गई, वो वहां पे ही उसका पेपर छूट गया, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन में चला गया, वो खत्म हो गया उसका। तो ये होता है, आपको 1 मिनट का भी चांस नहीं लेना है, आपको जो आप कर रहे हो उसको मार्क्स लेते ही जाओ, क्योंकि आपने कितना सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओएमआर में क्या भर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप इसमें राइट करोगे, उधर रॉन्ग करोगे, वो मार्क्स जाएगा। तो क्या करना है, एक पेज को सॉल्व करो, वो पेज सॉल्व करने के बाद उसकी क्वेश्चंस के आंसर लिख दो ओएमआर में। एक चीज याद रखो, ओएमआर बनने में कुछ बच्चों को ना ये डराया जाता है कि फील करो लेकिन थोड़ा भी बाहर जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, वो ये नहीं होता। वो सीन क्या होता है, आप भले फील करते हो थोड़ा बाहर जाता है वो चलता है, लेकिन वो जब थोड़ा बाहर जाता है वो नेक्स्ट जो साइड पे डॉट होता है उसमें नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने ऑप्शन 1 फिल किया, तो ऑप्शन 1 का फिल किया हुआ ऑप्शन 2 में थोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें जाएगा तो कंप्यूटर आपको रीड करके देगा कि आपने 2 ऑप्शन टिक किए, वो आंसर आपका रॉन्ग है। आपको डायरेक्ट पूरा एक ही ऑप्शन को करना है, थोड़ा बाहर जाता है वो चल जाता है। और दूसरा एक रहता है कि बच्चे ना ओएमआर में रोल नंबर फिल करते हैं, बहुत सारे बच्चे कभी कभी ना उसको फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक से वो स्ट्रेस में आता है, पेपर बिगड़ जाता है उनका। ऐसा नहीं करना है, आप जो पेपर लाओगे तो आपको पेपर का जो पूरा एक प्लास्टिक पॉलीथीन में पैक होता है, उसमें आपकी ही पर्सनलाइज्ड ओएमआर, आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आपको सीरीज में मिलेगा वही क्वेश्चन आपको सीरीज वाला आपको ओएमआर मिलेगा, और उस पर एक बारकोड लगा होता है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब वो स्कैन होगा आपका बारकोड, वो तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आपको पूछा जाता है। तो अगर मिस्टेक होती है तो आपको वहां पे किसी से बहस नहीं करनी है कि मेरा रॉन्ग हो गया मुझे दूसरी ओएमआर दो, ये नहीं करना है आपको। आप भले कभी रॉन्ग हो गया तो चलेगा, आप टेंशन मत लो, वहां पे चेक हो जाएगा, ओएमआर से बोलो जो बारकोड स्कैन कर लेंगे। और अगर इससे पूरा ही छुटकारा है तो आप काम करो, ओएमआर की बहुत सारी कॉपीज पीडीएफ मिलती है, उसको प्रिंट करवा लो, पेपर देने से अगले दिन आपको 10 पेपर्स में सिर्फ ओएमआर भरने की प्रैक्टिस कर लो आप। मैंने तो की थी, मैंने टोटल 10 ओएमआर ऐसी भरी थी, अगले दिन मैंने ओएमआर भरने की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ओएमआर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको आता है